हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आप सब लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। टाइम क्या हुआ है? इसका जवाब सबको पता है। जो बंदा जिस टाइम पे वीडियो देख रहा है उसके हिसाब से आंसर देगा। 2 बजे हैं, 6 बजे हैं, दिन हुआ है, रात हुई है। ठीक है, होल्ड ऑन। अब मेरे पास एक दूसरा सवाल है। टाइम क्या है? यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे होंगे जो अभी भी 2 बजे हैं, 6 बजे हैं इस टाइप का आंसर देंगे। कुछ बंदे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे दोनों में फ़र्क क्या है। कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर पता होगा। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग नेक्स्ट लेवल पे बैठे हो। टाइम असल में वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो टाइम एक बहुत ही अलग चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रितेश सांगवान। मुझे सॉफ्टवेयर की दुनिया में काम करते करते 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन 10 सालों में मैंने सॉफ्टवेयर की दुनिया को बहुत ही करीब से देखा है। छोटी कंपनी से लेके मैंने बड़ी कंपनियों में काम करा है। इस चैनल के थ्रू मैं ये सारा का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कोडिंग की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं। जावा कोर्स के अंदर हम लोग फेज़ 2 के अंदर आ चुके हैं। फेज़ 2 के अंदर अभी तक हम लोगों ने इतने सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पे हम लोग एडवांस कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कोड लिख के समझ रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग जावा डॉट टाइम एपीआई को समझेंगे। जावा डॉट टाइम एपीआई का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, क्योंकि टाइम कोई अवैध चीज़ नहीं होती है। हमें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा टाइम मैनिपुलेशन करना पड़ता है। इमेजिन करो आपको वीकेंड पे लोगों को ईमेल सेंड करना है। इमेजिन करो आपको रात को 10 बजे लोगों को ईमेल सेंड करना है। यूज़र के रजिस्ट्रेशन के 5 दिन के अंदर अंदर आपको उसको वेलकम ईमेल सेंड करना है, उसको कोई एक गिफ्ट ऑफर करना है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों के अंदर हमको टाइम मैनिपुलेट करना पड़ता है, टाइम के ऊपर खेलना पड़ता है। जावा डॉट टाइम एपीआई हमें ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। इस वीडियो को मैंने 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम लोग टाइम के फिजिकल कंसेप्ट को समझेंगे। फिजिकल कंसेप्ट का मतलब है हम रियलिटी में किस तरीके से टाइम को देखते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स में किस तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम्स मतलब अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से टाइम को स्टोर करता है। वीकेंड, वीकडे, ये सब तो हमारे लिए है, हम लोग ह्यूमंस हैं, लिविंग थिंग है। लेकिन कंप्यूटर को किस तरीके से ये कंसेप्ट समझाया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन के अंदर हम लोग टाइम एपीआई के बारे में बात करेंगे। टाइम एपीआई के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं और सभी क्लासेस का हम लोग यहाँ पे कोड लिख के भी देखेंगे। आपको जिस चीज़ के बारे में पहले से पता है आप उसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प्स को मेंशन कर रखा है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टाइम के फिजिकल कंसेप्ट को समझते हैं। फिजिकल कंसेप्ट का मतलब है यूनिवर्स में टाइम क्या है, रियलिटी में हम किस तरीके से टाइम को परसीव करते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन के अंदर आंसर दूं तो टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है। टाइम को फोर्थ डायमेंशन की तरह इमेजिन करना हम लोगों के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेट मी एक्सप्लेन। स्पेस के अंदर हम लोग 3 डायमेंशंस को देखते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स 3 डायमेंशनल स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। पेन, पेपर, पेंसिल, सोफ़ा, टीवी, यहाँ तक कि गाड़ी, ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स 3 डायमेंशनल स्पेस में स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो बिल्डिंग भी आपके 3D स्पेस में है। हम लोग बिल्डिंग के सामने बहुत ही छोटे हैं तो हम लोग उसको ऐसे करके देखते हैं, लेकिन अगर मैं अर्थ के रेफरेंस में बात करूं तो बिल्डिंग भी एक 3D स्पेस में है। इसके अलावा अर्थ, सन, मून, हमारे सारे प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, ये जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे स्पेस के अंदर, 3D स्पेस के अंदर है। हम टाइम को फील नहीं कर सकते, हम टाइम को स्मेल नहीं कर सकते, हम टाइम को टच नहीं कर सकते, हम टाइम को देख नहीं सकते। हम सिर्फ टाइम को ऑब्जर्व करते हैं। हम टाइम को ऑब्जर्व करते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स में। अपने एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ अर्थ सन के अराउंड भी चक्कर काटती है। सन के अराउंड उसको एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं।
तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो हमने यहाँ पे डे और नाइट का कंसेप्ट बना दिया। अर्थ सन के अराउंड चक्कर काट रही है, तो यहाँ पे 365 दिन का मतलब है 1 साल हो गया टाइम के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इमेजिन करो आज 18 जनवरी है, तो पिछले साल 18 जनवरी को हम लोग स्पेस में जहाँ पे थे, हम लोगों ने सन के अराउंड पूरा एक चक्कर पूरा किया और हम लोग वापस वहीं पे आ गए। फिजिकल स्पेस में देखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन पिछले 1 सालों में बहुत कुछ बदला है। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, विराट कोहली ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, मेरी उम्र 1 साल बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग स्पेस डायमेंशन की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डैट इज़ वाई आई से टाइम इज़ द 4th डायमेंशन। इन समरी हमारे पास यहाँ पे एक टाइम स्केल होती है। ये एक कंटिन्यूस स्केल है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है इन ए रिवर्सिबल फैशन। हम लोग पास्ट में थे, हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं और हम सारे के सारे एक फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टाइम स्केल इरिवर्सिबल फैशन में मूव करती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो मेरे पास यहाँ पे एक ग्लास की बॉटल है। अगर मैं बॉटल को ऊपर से ड्रॉप कर देता हूँ तो ग्लास ब्रेक हो जाएगा। ये बॉटल जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई है, ये टाइम डायमेंशन में गई है और आप कुछ भी कर लो, आप इस ग्लास को वापस से नहीं जोड़ सकते। तो फिज़िक्स में इसको कहते हैं कि हमारी कंबाइंड एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करता हूँ तो फिज़िक्स के अंदर स्पेस की 3 डायमेंशंस को और टाइम डायमेंशन को कंबाइन करके एक सिंगल 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कंटिन्यूम बना रखा है। कहने का मतलब है साइंटिस्टों ने एक बहुत ही एडवांस मैथ को यूज़ किया और ये चारों वेरिएबल्स को एक इक्वेशन में फिट कर दिया। आपको अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़िए। हमें इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर अस हमें सिर्फ इतना समझना है कि टाइम एक 4th डायमेंशन है। टाइम स्केल एक कंटिन्यूस स्केल होती है और ये इरिवर्सिबल फैशन में एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है। अब क्योंकि टाइम एक वेरिएबल है तो हम इसको मेजर करना चाहेंगे। मेजर करने का मतलब है, जैसे इमेजिन करो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का एक वेट होता है, 10 किलो वेट है फॉर एग्जांपल इस टेबल का। तो किलोग्राम जो है ये वेट को मेजर करने की यूनिट है। लेकिन जब ये सारे के सारे कंसेप्ट आ गए उसके बाद हमें एक टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए थी। साइंटिस्टों ने इसके ऊपर बहुत दिमाग लगाया और 1950 के दशक में वो इसका सॉल्यूशन निकाल के लेके आए। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सेकंड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। 1950 के दशक में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही एडवांस डिवाइस बनाया। इस डिवाइस को बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक की हेल्प से हम लोग टाइम इंटरवल को बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ मेजर कर सकते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स के अंदर वो एक एटम की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। अभी दुनिया में जो मॉडर्न एटॉमिक क्लॉक्स हैं उसके अंदर वो सीजियम एटम को यूज़ करते हैं। सीजियम एटम को वो एक माइक्रोवेव के अंदर रखते हैं और फिर उसके बाद माइक्रोवेव की हेल्प से वो एटम की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। तो एटम्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर करके साइंटिस्टों को ये पता चला कि एग्जैक्टली 1 सेकंड का मतलब क्या होता है। 1 सेकंड के अंदर सीजियम एटम एग्जैक्टली इतनी बार ऑक्सीलेट करता है। अगर उसने इतनी बार ऑक्सीलेट करा मतलब 1 सेकंड हो गई। अगर उसने इतनी बार ऑक्सीलेट करा मतलब कि 1 घंटा हो गया। इतनी बार ऑक्सीलेट करा मतलब कि 1 दिन पास हो गया, 24 घंटे पास हो गए। एटॉमिक क्लॉक्स की हेल्प से हम लोग टाइम इंटरवल को मेजर कर सकते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता कि व्हाट टाइम इज़ इट। लेट मी एक्सप्लेन। इमेजिन ये यहाँ पे एक टाइम स्केल है। इस टाइम स्केल के ऊपर एक इवेंट है जो एक टाइम में हुआ है T1 में। यहाँ पे एक दूसरा इवेंट है जो T2 टाइम के अंदर हुआ है। इन दोनों इवेंट्स के बीच में जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो हम लोग बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ मेजर कर सकते हैं, बट हम इसके ऊपर कोई डेट पुट नहीं कर सकते। ये वाला इवेंट कौन सी डेट को हुआ था वी डोंट नो। फॉर दैट वी नीड टू डिफाइन टाइम स्टैंडर्ड्स। दुनिया के अंदर 2 बहुत ही पॉपुलर टाइम स्टैंडर्ड है जिनके बारे में हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला स्टैंडर्ड है यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम। इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम को शॉर्ट में TAI भी बोलते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम आपके एटॉमिक क्लॉक्स पे बेस्ड है। इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम एक कंटिन्यूस स्केल पे मेजर किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर लगभग
450 एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो अलग अलग लेबोरेटरीज के अंदर रखी हुई हैं। ये सभी क्लॉक्स के टाइम का एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है। उस टाइम को बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम। जो भी लेबोरेटरीज हैं ये पूरी दुनिया में इस टाइम को पब्लिश करती हैं। रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू वो टाइम को पब्लिश करती हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू वो इस टाइम को पब्लिश करती रहती हैं। साइंटिफिक रिसर्च में एटॉमिक टाइम ही यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग सिविलियंस हैं, हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स तो है नहीं। तो सिविलियन यूज़ के लिए एक दूसरा टाइम स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। इसको शॉर्ट में यूटीसी भी बोला जाता है। पूरी दुनिया में सिविलियन यूज़ के लिए यूटीसी टाइम यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टॉक मार्केट्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हर जगह पे यूटीसी टाइम को यूज़ किया जाता है। हम इस स्टैंडर्ड को समझते हैं। यूटीसी टाइम आपके एटॉमिक क्लॉक्स वाले टाइम पे बेस्ड है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये यूटीसी टाइम सिविलियंस के लिए बनाया गया है। तो हम सिविलियंस जो होते हैं, हम लोग तो सन की पोजीशन के हिसाब से टाइम को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मतलब। तो यूटीसी टाइम एटॉमिक क्लॉक्स वाले टाइम पे बेस्ड है और यूटीसी टाइम को ऑब्जर्व्ड सोलर टाइम से सिंक में होना चाहिए। तो इस वजह से यूटीसी टाइम एक डिसकंटिन्यूस स्केल पे है। अब ये डिसकंटिन्यूस स्केल का मतलब क्या है, मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। अब क्योंकि यूटीसी स्टैंडर्ड आपके सोलर टाइम के साथ सिंक में रहना चाहिए, तो हमारी जो अर्थ है ये बहुत ही बड़ी है। अर्थ के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग ऑब्जर्व्ड सोलर टाइम होगा, कहीं पे दिन होगी, कहीं पे रात होगी। तो यूटीसी स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए हमें अर्थ पे एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना पड़ता है। इस रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। हमें पता है अर्थ को इमेजिनरी लाइंस में ब्रेक कर रखा है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को चूज़ करा एज प्राइम मेरिडियन। ये यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है। अब हमने एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लिया, उसके बेस पे हमने पूरे प्लैनेट को अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। टाइम जोन का मतलब है कि आपके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आप किस ऑफसेट पे हो। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ के अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑब्जर्व्ड सोलर टाइम होगा। हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ रोटेट करती है इन ए काउंटर क्लॉकवाइज फैशन। तो जो ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सन सबसे पहले आता है। जापान में सन सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में सन सबसे बाद में ऑब्जर्व किया जाएगा क्योंकि वो सबसे वेस्ट में है। ये जो रेफरेंस पॉइंट है इससे वेस्ट में जो भी कंट्रीज़ हैं वो यूटीसी से नेगेटिव ऑफसेट में है। नेगेटिव ऑफसेट का मतलब है कि वहाँ पे बाद में सन को ऑब्जर्व किया जाएगा। नेगेटिव साइड में आपके ऑफसेट -12 तक जा सकते हैं। इस लाइन से जो ईस्ट डायरेक्शन में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सन पहले ऑब्जर्व किया जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके ऑफसेट +14 तक जाते हैं। तो -12 से लेके 0, 0 से +14। और ये जो ऑफसेट होते हैं ये आधे घंटे के इंक्रीमेंट में बढ़ते रहते हैं। 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 5.5 इस तरीके से ये इंक्रीमेंट होते रहते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम हाफ आवर के इंक्रीमेंट में ये माइनस में जाते रहते हैं। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं सभी कंट्रीज़ ने अपना एक टाइम जोन चूज़ कर लिया है। हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको हम IST मानते हैं। IST आपके 5:30 ऑफसेट पे है फ्रॉम यूटीसी। कहने का मतलब है हमारे यहाँ पे सन 5.5 घंटे पहले ऑब्जर्व किया जाएगा कंपेयर टू यूटीसी। जब हम कोड की बात करते हैं तो हमें हमेशा टाइम जोन्स को यूज़ करना पड़ता है। आपका कंप्यूटर मान लो इंडिया में चल रहा है लेकिन आपको US का टाइम निकालना है तो आप टाइम जोन की मदद से US का टाइम निकाल सकते हो। जो भी दुनिया के अंदर टाइम जोन होते हैं सभी टाइम जोन की एक ID होती है। ID को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप ऑफसेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे कि +1, +2, -7 इस तरीके से, या फिर आप टाइम जोन के लेबल्स को भी यूज़ कर सकते हो। लेबल जैसे कि अमेरिका/न्यूयॉर्क, एशिया/कोलकाता, एशिया/टोक्यो। हमें इन टाइम जोन की ID को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक मुद्दा और बचा हुआ है। मैंने आपको कहा था यूटीसी स्केल एक डिसकंटिन्यूस टाइम स्केल है। तो डिसकंटिन्यूस होने का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ।
जैसे कि मैंने आपको बताया, यूटीसी टाइम एटॉमिक टाइम पे बेस्ड है। एटॉमिक टाइम एक कंटिन्यूस टाइम स्केल पे है और यूटीसी टाइम को हमेशा सोलर टाइम के साथ सिंक में रहना चाहिए और सोलर टाइम हमारे अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है। अर्थ जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स के अंदर सन के अराउंड चक्कर काटती है। ये एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं है, 24 आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ज़्यादा है। अर्थ का ऑर्बिट सन के अराउंड परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। हम लोग सर्दियों में सन से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और गर्मियों में हम लोग पास आते हैं। तो अब आप इमेजिन करो, पिछले हजारों लाखों सालों में अर्थ सन के अराउंड कितनी बार आगे पीछे हुई होगी। इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन स्पीड चेंज होती रहती है। यूटीसी टाइम को सोलर टाइम के साथ सिंक में रखने के लिए हमें पीरियोडिकली यूटीसी टाइम के अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। मॉडिफिकेशन करने का मतलब है या तो हम उसके अंदर से कुछ सेकंड को माइनस कर देंगे या फिर हम कुछ सेकंड को प्लस कर देंगे। 1972 से लेके अभी तक हम लोगों ने यूटीसी टाइम के अंदर इतनी बार एडजस्टमेंट्स करे हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा चार्ट दिख रहा है। अभी तक हम लोगों ने 27 सेकंड का एडिशन करा है और ये मॉडिफिकेशंस साल में सिर्फ 2 बार हो सकते हैं, या तो जून में होगा या फिर दिसंबर में होगा। हमने यहाँ पे अभी तक एडिशन ही करा है क्योंकि अवर सेंचुरीज अर्थ का रोटेशन स्लो हो रहा है। अभी 1972 से लेके अभी तक 2025 चल रहा है, हमने यहाँ पे 27 सेकंड ऐड कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतने सालों में 27 सेकंड का फ़र्क आ गया है, नहीं। हमने टाइम का स्टैंडर्ड बनाया 1972 में, लेकिन अर्थ तो बहुत पहले से है। तो जितनी भी सेंचुरीज से अर्थ है वो सारा का सारा टाइम एक्यूमुलेट होता गया और उसको कंपेंसेट करने के लिए हमने यहाँ पे 27 सेकंड के चेंजेस करे हैं। और मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, मतलब देयर इज़ ए प्रूफ टू दिस, लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। ये स्क्रीनशॉट यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल टाइम कीपिंग वेबसाइट का है। ये स्क्रीनशॉट है 31 दिसंबर 2016 का। तो 31 दिसंबर को सबसे लास्ट मॉडिफिकेशन किया था यूटीसी टाइम के अंदर, वहाँ पे हमने 1 सेकंड को प्लस कर दिया था। यहाँ पे अगर आप टाइम को ध्यान से देखोगे तो लास्ट में 60 है, तो यहाँ पे 59 के बाद डायरेक्टली 60 सेकंड आ गया है। कभी ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। नॉर्मली 59 सेकंड के बाद आपकी नेक्स्ट मिनट चालू हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे 1 सेकंड का एडिशन कराया तो यहाँ पे हमें 60 दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज ने वहाँ पे अपना 1 सेकंड ऐड करा होगा। कंट्रीज की जो भी ऑफिशियल क्लॉक होती है उसके अंदर ये चेंजेस अप्लाई होते हैं। हम सिविलियंस हैं, हमें ये छोटा सा चेंज दिखता नहीं है, बट मेरे कहने का मतलब है दिस इज ए स्टैंडर्ड। ये जो भी एडिशन और डिलीशन होता है इस चीज को हम बोलते हैं लीप सेकंड। यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, लीप सेकंड है। लीप ईयर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यूटीसी स्टैंडर्ड के अंदर 2 कंसेप्ट और इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डे लाइट सेविंग टाइम को समझना पड़ेगा। डे लाइट सेविंग एक कंसेप्ट है और ये हम ह्यूमंस ने बनाया है। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है, इस मैप के अंदर जो भी कलर्ड एरियाज हैं ये सभी एरियाज के अंदर डे लाइट सेविंग अप्लाई होता है। डे लाइट सेविंग का मतलब ये है कि गर्मियों के अंदर ये सभी कंट्रीज की क्लॉक को 1 घंटा आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। जानबूझ के करते हैं ये काम और इसके करने के पीछे एक रीज़न है, ह्यूमन रीज़न है। हमारे जावा के अंदर जो भी लाइब्रेरीज हैं जैसे java.time है, ये अपने आप डे लाइट सेविंग को इम्प्लीमेंट करती है। हमें इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्चुअली हमें बस ये समझना है कि हर साल गर्मियों में ये जितने भी देश हैं सभी देशों के अंदर घड़ी के टाइम को 1 घंटा आगे सेट कर दिया जाता है। फिर जैसे ही सर्दियाँ आती हैं घड़ी के टाइम को वापस से 1 घंटा पीछे सेट कर दिया जाता है। हर साल ये होता है। जैसे कि 2024 के अंदर ये आपका डे लाइट सेविंग का टाइम है। कहने का मतलब है इस तारीख को आपका डे लाइट सेविंग स्टार्ट हुआ था और इस तारीख को आपका डे लाइट सेविंग एंड हुआ था। स्टार्ट होने के टाइम पे घड़ी को 1 घंटा आगे सेट कर देंगे, एंड होने के टाइम पे घड़ी को 1 घंटा वापस पीछे सेट कर देंगे। और ये करते क्यों हैं? क्योंकि हम डे लाइट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला कंसेप्ट है लीप ईयर का कंसेप्ट। लीप ईयर हर 4 सालों में एक बार आता है। नॉर्मली 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन होता है। लीप ईयर का कंसेप्ट इसलिए बनाया गया है ताकि हम सीजनल फिनोमिनास को और कैलेंडर को सिंक में रख सकें। हमारे जो सीजनल फिनोमिनास होते हैं वो कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल सेलेस्टियल बॉडीज़ के पोजीशन के हिसाब से चलते हैं।
हर एक कल्चर में कोई ना कोई सीजनल फिनोमेना एक्सपीरियंस किया जाता है। हमारे हिंदू कल्चर में हमारे पास दिवाली होती है, होली होती है। तो ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये सब सीज़न के हिसाब से ऑब्जर्व होते हैं। इन सारे फेस्टिवल्स को कैलेंडर के साथ सिंक में रखने के लिए हर 4 सालों में एक बार लीप ईयर आता है और यहाँ पे पूरा एक दिन का एडिशन होता है। लीप ईयर लीप सेकंड से अलग है। यहाँ तक आते आते हम लोग फर्स्ट सेक्शन को कवर कर चुके हैं। मैं आप लोगों के लिए एक बार समराइज कर लेता हूँ। सबसे पहले टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है। यूनिवर्स के अंदर एक टाइम स्केल होती है जो कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में मूव करती रहती है। टाइम को हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से, लेकिन इन रियलिटी टाइम थोड़ा सा अलग होता है। एक्यूरेट थ्योरेटिकल टाइम को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एटॉमिक क्लॉक्स बना रखी है। एटॉमिक क्लॉक्स एक कंटिन्यूस टाइम स्केल पे हैं और ये कंटिन्यूसली टाइम को मेजर करती रहती हैं। अब क्योंकि हम लोग सिविलियंस हैं तो हम लोग एटॉमिक टाइम को यूज़ नहीं कर सकते, तो सिविलियन यूज़ के लिए एक सिविलियन स्टैंडर्ड बना रखा है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के अंदर 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो ये सन की पोजीशन के हिसाब से टाइम है। तो यहाँ पे हमने अर्थ को अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। टाइम जोन आपके -12 से 0, 0 से 14 तक जाते हैं। माइनस का मतलब है वहाँ पे यूटीसी से बाद में सन को ऑब्जर्व किया जाएगा। प्लस का मतलब है वहाँ पे यूटीसी के पहले सन को ऑब्जर्व किया जाएगा। नंबर 2 यूटीसी टाइम आपके एक डिसकंटिन्यूस टाइम स्केल पे है। डिसकंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि हमें वहाँ पे पीरियोडिकली 1 सेकंड का एडजस्टमेंट करना पड़ता है सोलर टाइम के साथ सिंक में रखने के लिए। नंबर 3 पूरी दुनिया में सिविलियन यूज़ के लिए यूटीसी टाइम यूज़ किया जाता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ट्रेड, कॉमर्स हर जगह पे यूटीसी टाइम यूज़ किया जाता है। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है टाइम की। दिन के ऊपर कोई यूनिट नहीं है। दिन के ऊपर हम लोगों ने कैलेंडर सिस्टम बना रखा है, जैसे कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होंगे, एक साल के अंदर 12 महीने होंगे, हर एक महीने के अंदर अलग अलग दिन होंगे। तो ये सब टाइम के फील्ड हैं, ह्यूमन कंसेप्ट है। मतलब यूटीसी स्टैंडर्ड के अंदर 4 अलग अलग कंसेप्ट्स कंबाइंड है। नंबर 1 तो लीप सेकंड जो मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 टाइम जोन्स। नंबर 3 लीप ईयर। नंबर 4 डे लाइट सेविंग। ये चारों के चारों कंसेप्ट ह्यूमन कंसेप्ट है। हम लोग लिविंग थिंग है, हमारे लिए बनाया गया है, कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नहीं बनाया गया है। कंप्यूटर सिस्टम्स अलग तरीके से टाइम को ऑब्जर्व करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करी है, लीप सेकंड, लीप ईयर, अर्थ का रोटेशन, एटम की फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे लिए हैं। हमारे पास दिमाग है, हमें ये सब चीज़ें समझ में आती है। लेकिन कंप्यूटर तो एक मशीन है, कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती। कंप्यूटर के अंदर टाइम को एक बहुत ही सिंपल तरीके से स्टोर किया जाता है, मेजर किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर टाइम एक कंटिन्यूस टाइम स्केल पे है। नंबर 1 तो ये आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये कंटिन्यूस टाइम स्केल है। कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर टाइम की यूनिट फिक्स्ड है, 1 सेकंड, मिनट, आवर एंड डे। डे के ऊपर कोई भी यूनिट नहीं है। डे के ऊपर कैलेंडर सिस्टम्स बनाए गए हैं। मतलब जावा के अंदर ऐसी क्लासेस अवेलेबल हैं जो उसको हमारे लिए करके देती है। जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम लाइब्रेरी अवेलेबल है। अब क्योंकि टाइम एक कंटिन्यूस टाइम स्केल पे है तो इस स्केल का मेजरमेंट क्या होगा। कंप्यूटर के अंदर टाइम को एक फिक्स्ड इंटीजर नंबर की तरह स्टोर किया जाता है। ये नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने फिजिकल टाइम स्केल पे एक रैंडम पॉइंट चूज कर लिया। इस रैंडम पॉइंट को बोलते हैं इपॉक, यूनिक्स इपॉक। यूनिक्स इपॉक जनवरी 1, 1970 0000 जब क्लॉक पे हो गए वहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ से लेके अभी तक जितने भी सेकंड पास हुए हैं वो इस इंटीजर नंबर में स्टोर किया जाता है। अगर इंटीजर की वैल्यू ये है मतलब कि आपका 1 सेकंड हो गया। अगर इंटीजर की वैल्यू ये है मतलब कि आपका 1 दिन हो गया। अगर वैल्यू ये है मतलब कि 1 घंटा हो गया। तो ये सिर्फ एक इंटीजर नंबर होता है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब हम लोग इपॉक के बाद के टाइम की बात कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव है मतलब हम लोग इपॉक से पहले की टाइम की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इस तरीके से टाइम स्टोर होता है।
हम जब भी जावा को बोलते हैं कि हमें टाइम निकाल के दो, तो जावा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और इस नंबर को पता करता है। एक बार जब हमारे पास नंबर आ जाता है, उसके बाद हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करके कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी करंट इपॉक की वैल्यू ये है, तो इस नंबर को मैं 86,400 से डिवाइड करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। फिर जो रिमाइंडर है उसको मैं दोबारा से डिवाइड करूंगा, फिर से डिवाइड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे आवर्स मिल गए, मिनट्स मिल गए और सेकंड मिल गए। कहने का मतलब है 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक जब आपने कंप्यूटर से टाइम पूछा, तब तक इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड पास हो चुके हैं। अब ये जो दिन होते हैं इसको कैलेंडर सिस्टम के हिसाब से फिट किया जाता है। जैसे कि 1971 पास हो गया, 365 डेज थे। 1972 क्योंकि एक लीप ईयर था तो यहाँ पे 366 डेज को माना जाएगा। तो इस तरीके से डिवाइड करते करते जो भी टाइम लाइब्रेरीज हैं वो हमें टाइम निकाल के देती है। ये जो इंटीजर नंबर होता है ये 64 बिट का होता है। 64 बिट के अंदर हम लोग बहुत ही बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। इतने बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं कि हमारी अर्थ पहले ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो नंबर ऑफ सेकंड्स फिर भी बचे रहेंगे। मतलब कुछ पुराने सिस्टम्स ऐसे हैं जिसके अंदर इस वैल्यू को 32 बिट में स्टोर किया जाता है। 32 बिट में स्टोर करने में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कंप्यूटर की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं 2038 प्रॉब्लम। 1970 से लेके 2038 तक जितने भी सेकंड पास होंगे वही वैल्यू आपके 32 बिट में आ सकती है। उसके बाद की वैल्यू आपके 32 बिट नंबर में आ ही नहीं सकती। 2038 आते आते मुझे उम्मीद है सारे के सारे कंप्यूटर्स 64 बिट पे माइग्रेट कर लिए जाएंगे। एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमें लीप सेकंड के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो भी हार्डवेयर होता है, वो अपने आप इस चीज़ को मैनेज करता है। हमको सिर्फ यहाँ पे फिक्स्ड ये मानना है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में हम लोग java.time API को समझते हैं और यहाँ पे आके हम लोग बहुत सारा कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम API के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझते हैं। फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझने का मतलब है कौन कौन सी क्लासेस हैं और वो किस तरीके से टाइम के फिजिकल कंसेप्ट से कनेक्टेड है। एकदम बेस लेवल पे सबसे फंडामेंटल क्लास होती है हमारे पास इंस्टेंट। इंस्टेंट क्लास का ऑब्जेक्ट टाइम स्केल के मेजरमेंट को दिखाता है। यहाँ पे हमारे पास टाइम स्केल है। अगर मैं इस टाइम पे एक इंस्टेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये इस मेजरमेंट को दिखाएगा। अगर मैं थोड़ी देर के बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो उस टाइम पे टाइम स्केल के मेजरमेंट को दिखाएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जावा टाइम API में जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी क्लासेस इम्यूटेबल क्लासेस हैं। इम्यूटेबल क्लासेस होने का मतलब है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक बार ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता। इंस्टेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ करके नहीं बनाते हैं। इंस्टेंट क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है नाउ। नाउ मेथड को कॉल करके हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जिस टाइम पे हम लोग नाउ मेथड को कॉल करेंगे उस टाइम पे आपके पास टाइम स्केल का मेजरमेंट आ गया। इंस्टेंट क्लास के बाद यहाँ पे एक क्लॉक एब्स्ट्रैक्शन है। क्लॉक मतलब जो टाइम को मेजर करती है। ये पूरी 4-5 क्लासेस है इसके अंदर और ये एक एब्स्ट्रैक्शन है। इंस्टेंट क्लास क्लॉक के पास जाती है और पूछती है कि अभी टाइम क्या हुआ है। तो जावा के अंदर जो डिफ़ॉल्ट क्लॉक होती है वो होती है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है और एक इंटीजर वैल्यू निकाल के लेके आती है। एक बार जब हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ जाती है उसके बाद तो हम उसके ऊपर मैनिपुलेशन करके अलग अलग टाइम जोन्स में टाइम निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग क्लासेस हैं। एक होती है हमारे पास लोकल टाइम, फिर होती है हमारे पास लोकल डेट, उसके बाद हमारे पास होती है लोकल डेट टाइम और सबसे लास्ट में हमारे पास होती है जोन्ड डेट टाइम। यहाँ पे लोकल का मतलब ये है कि ये आपके लोकल टाइम जोन में टाइम निकाल के लेके आएगी। आपका कंप्यूटर जिस भी टाइम जोन में होगा उसके हिसाब से वो उस इंटीजर नंबर को डिवाइड करके आपको टाइम बताएगी। जोन्ड डेट टाइम के अंदर आपका टाइम भी होता है और आपका जोन भी होता है, दोनों इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लोकल टाइम, लोकल डेट टाइम, इसके अंदर आपकी जोन इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हम इसको कोड में लिख के समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सभी क्लासेस का ऑब्जेक्ट हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ करके नहीं बनाते हैं। सभी क्लासेस के अंदर आपके पास एक स्टैटिक मेथड होता है नाउ। नाउ मेथड को कॉल करके हमें करंट टाइम पता चल जाता है। एक बार जब हमारे पास इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट आ जाता है उसके बाद
उस ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल करके हम लोग अलग अलग टाइम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। घंटों को ऐड कर सकते हैं, घंटों को माइनस कर सकते हैं, दिन को ऐड कर सकते हैं, एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीकेंड, वीकडे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन करोगे तो आपको वहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। टाइम एपीआई के अंदर दो फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो होती है टाइम की यूनिट, जैसे कि 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 7 दिन, 40 दिन, 50 दिन, ये जो भी है ये टाइम की यूनिट है, ठीक है। और एक चीज़ होती है टाइम के फील्ड्स। टाइम के फील्ड का मतलब है कि आज दिन कौन सा है, संडे है या मंडे है। जैसे इमेजिन करो, यहाँ पे मेरे पास एक टाइम है 10 जनवरी 2004। तो यहाँ पे टाइम के फील्ड अलग अलग होंगे, जैसे कि डे ऑफ मंथ कौन सा है, 10, मंथ ऑफ ईयर कौन सा है, जनवरी, साल कौन सा है, 2004, इस तारीख को कौन सा दिन था, ये वाला दिन था, इस तारीख को हफ्ता कौन सा था, ये वाला हफ्ता था। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये टाइम के फील्ड होते हैं। फील्ड अलग होते हैं, यूनिट अलग होती है। इन दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप की क्लासेस अवेलेबल है। फील्ड के लिए फील्ड की क्लासेस हैं, यूनिट के लिए यूनिट की क्लासेस हैं। अगेन हम लोग कोड लिखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन क्लास होती है। ड्यूरेशन क्लास को यूज़ करके आप टाइम इंटरवल को स्टोर कर सकते हो सेकंड्स में। अगर आपको सेकंड के ऊपर खेलना है, आवर, मिनट के ऊपर खेलना है, तो आप ड्यूरेशन को यूज़ करोगे। इसकी पैरेलल क्लास होती है आपके पास पीरियड। पीरियड क्लास के अंदर आप टाइम इंटरवल को स्टोर करते हो, लेकिन नंबर ऑफ डेज में। डे के नीचे आप पीरियड में स्टोर नहीं कर सकते और डे के ऊपर आप ड्यूरेशन में स्टोर नहीं कर सकते। पीरियड क्लास और ड्यूरेशन क्लास में फ़र्क ये है कि वो किस तरीके से डे लाइट सेविंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करती हैं। ड्यूरेशन क्लास डे लाइट सेविंग को सपोर्ट नहीं करेगी, पीरियड क्लास डे लाइट सेविंग कंसेप्ट को सपोर्ट करती है। अगर आपको बड़े वैल्यूज़ के ऊपर खेलना है, हफ्ता, महीना, साल, तो आप पीरियड को यूज़ करोगे। अगर आपको छोटी यूनिट्स के ऊपर खेलना है, घंटा, मिनट, तो आप ड्यूरेशन क्लास को यूज़ करोगे। इसके बाद टाइम एपीआई के अंदर एक फॉर्मेट पैकेज अवेलेबल है। फॉर्मेट पैकेज के अंदर ऐसी क्लासेस हैं जिनको यूज़ करके आप टाइम को फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट करने का मतलब है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। जावा के अंदर टाइम के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लोकल डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है, जोन डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है, और हम ह्यूमंस जो होते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में टाइम को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटर को यूज़ करोगे। ये क्लास आपके फॉर्मेट पैकेज के अंदर है और यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से टाइम को फॉर्मेट कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहले महीना लिखना है, पहले तारीख लिखनी है, महीना कैसे लिखना है, AM PM लगाना है या नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें हम लोग फॉर्मेट करके कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हम लोग एक स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्ट्रिंग को पार्स करना पड़ता है। पार्स करने के लिए भी हम लोग डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास को यूज़ करते हैं। तो अब ये सारी की सारी कहानी किस तरीके से काम करती है हम लोग कोड में लिख के समझते हैं। कोड में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सी मेन क्लास है और मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर, मेन क्लास के अंदर हम लोग कोई कोड नहीं लिखेंगे। अलग अलग यूज़ केसेस के लिए हम लोग अलग अलग क्लासेस बना लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंस्टेंट को समझना है, तो मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग इंस्टेंट क्लास का ऑब्जेक्ट निकाल के लाते हैं। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे स्टैटिक नाउ मेथड को कॉल करता हूँ। तो जैसे ही मैंने नाउ मेथड को कॉल करा, मेरे को एक इंस्टेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। जिस टाइम पे ये मेथड कॉल होगा उस टाइम का मेजरमेंट है आपके पास। इंस्टेंट क्लास के ऊपर कैलेंडर की कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होती है, ये सिंपल टाइम स्केल का मेजरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि ये कौन कौन सी टाइम की यूनिट को सपोर्ट करता है, कौन कौन से टाइम के फील्ड को सपोर्ट करता है। इंस्टेंट क्लास के अंदर एक मेथड होता है इस सपोर्टेड। तो मैं यहाँ पे इस सपोर्टेड को कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे एक फील्ड की वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे कि डे ऑफ वीक। यहाँ पे मैंने फील्ड पास कर रखा है, इसी तरीके से मैं टाइम की यूनिट को पास कर देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे डे यूनिट को पास कर दिया और दूसरा मैंने यहाँ पे वीक यूनिट को पास कर दिया। अगेन मैंने यहाँ पे इस सपोर्टेड वाले मेथड को कॉल करा है। तो ये इस सपोर्टेड वाला मेथड ओवरलोडेड मेथड है। ये टाइम के फील्ड को लेता है या फिर टाइम की यूनिट को लेता है। इसको यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फील्ड और यूनिट्स सपोर्टेड है। इंस्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड होता है गेट इपॉक सेकंड। इसको यूज़ करके हमें वो सेकंड की वैल्यू मिल जाती है। फिर यहाँ पे एक मेथड होता है टू इपॉक मिलीज। इसको यूज़ करके हम सेकंड की वैल्यू को मिली सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जब भी हम अपने कोड की बात करते हैं तो हमारा कोड मिली सेकेंड प्रिसीजन पे चलता है। जैसे मेरे कोड को चलने में 1 मिली सेकेंड लगी, 2 मिली सेकेंड लगी, तो इसीलिए हमें अपने कोड के अंदर मिली सेकेंड वाली वैल्यूज़ को भी यूज़ करना पड़ता है। इंस्टेंट क्लास के ऊपर टाइम मैनिपुलेशन करने के लिए भी मेथड्स हैं। जैसे कि अगर मुझे इस टाइम के अंदर 10 घंटे को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे प्लस मेथड को कॉल करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा 10, उसके बाद मैं टाइम की यूनिट दे दूंगा आवर्स। ये जो प्लस मेथड है ये आपका जेनेरिक मेथड है। इसको यूज़ करके आप दिन को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 दिन को ऐड कर रखा है। इसी तरीके से हम टाइम को माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करने के लिए आपके पास माइनस मेथड होता है। सिंटैक्स आपका सेम है। सबसे पहले आप टाइम की यूनिट की वैल्यू दोगे कि 10 दिन माइनस करने हैं, 10 घंटे माइनस करना है। उसके बाद आप टाइम की यूनिट दोगे। ये दोनों मेथड्स जेनेरिक मेथड है। अगेन ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे के सारे इम्यूटेबल तरीके से काम करेंगे। इम्यूटेबल तरीके से काम करने का मतलब है मैनिपुलेशन होने के बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा वो पूरा एक नया ऑब्जेक्ट है, पुराने ऑब्जेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मैनिपुलेशन करने के बाद टाइम की वैल्यू को प्रिंट कर रखा है। अब क्योंकि इंस्टेंट क्लास डे से बड़ी यूनिट को सपोर्ट नहीं करता तो हम लोग यहाँ पे डे से बड़ी यूनिट को ऐड भी नहीं कर सकते। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिलेगी तो मैं यहाँ पे ट्राई लिखता हूँ। ट्राई के अंदर मैं यहाँ पे 2 हफ्ते को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कैच एक्सेप्शन लिखता हूँ और एक्सेप्शन कैच करने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके मैं लिखता हूँ करेक्ट एक्सेप्शन। यहाँ पे हमें गारंटीड एक्सेप्शन मिलेगी क्योंकि इंस्टेंट क्लास डे से ऊपर यूनिट को सपोर्ट नहीं करता तो हम उसके अंदर 2 हफ्ते ऐड नहीं कर सकते। इंस्टेंट ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करने के लिए हमारे पास मेथड होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक इंस्टेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टार्ट। फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड। अब क्योंकि स्टार्ट वाला ऑब्जेक्ट मैंने पहले बनाया था तो ये एंड वाले ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, इसके अंदर टाइम वैल्यू छोटी होगी। तो मैं यहाँ पे इज़ बिफोर करके लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे इज़ आफ्टर करके भी एक मेथड होता है कि कहने का मतलब है स्टार्ट वाला टाइम एंड वाले टाइम से पहले आएगा, ट्रू है। एंड वाला टाइम स्टार्ट वाले टाइम के बाद में आएगा, ट्रू है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंस्टेंट की एक वैल्यू दिख रही है, हमने इंस्टेंट को प्रिंट कर रखा है। तो ये जो प्रिंट हुआ है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है। इंस्टेंट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर रखा है। तो जब भी मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को पास करा तो वो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन सी यूनिट सपोर्टेड है, कौन कौन से फील्ड्स सपोर्टेड है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस कर रखा है तो प्लस करने के बाद जो भी वैल्यूज़ मिली हैं वो हमें यहाँ पे दिख रही है। फिर हमने यहाँ पे माइनस कर रखा है तो माइनस करने के बाद जो भी वैल्यूज़ मिली हैं वो हमें यहाँ पे दिख रही है। जहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिलनी चाहिए थी वहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिली है, करेक्ट एक्सेप्शन दिख रहा है। इज़ बिफोर इज़ आफ्टर को हमने यूज़ किया था तो वहाँ पे हमें करेक्ट आउटपुट मिला है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डॉट ऑपरेटर लगा के बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपको टाइम मैनिपुलेशन की फंक्शनैलिटी देते हैं। माइनस करना हो, प्लस करना हो, किसी एक टाइम की यूनिट को चेंज करना हो। आपको बस एक चीज़ समझनी है कि अगर आपको दिन के ऊपर जाना है तो आप इंस्टेंट को यूज़ नहीं करोगे। इंस्टेंट को मोस्टली छोटे टाइम फ्रेम्स में यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट लोकल टाइम को समझते हैं। तो लोकल टाइम को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लोकल टाइम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे नाउ मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट मिला है इसके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू है, डेट नहीं है। एक दिन में जो भी टाइम चल रहा होता है, 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, 6 बजे हैं, वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या निकल के आता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने नाउ मेथड को यूज़ करके एक टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ज़रूरी नहीं है हम लोग डायरेक्टली किसी एक वैल्यू को देके टाइम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है ऑफ। ऑफ मेथड के अंदर आप सबसे पहले आर ऑफ डे दो, उसके बाद मिनट ऑफ आर दो, तो आपको यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अलग अलग टाइम के फील्ड्स को निकाल सकते हैं, जैसे कि डे ऑफ आर क्या है, मिनट ऑफ आर क्या है, मिनट ऑफ डे क्या है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टाइम होता है तो हम लोग डे ऑफ मंथ नहीं निकाल सकते। अगर मैं इसको निकालने का ट्राई करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगी। मैंने इसको ट्राई कैच में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे डे ऑफ वीक भी नहीं निकाल सकता,
मैं यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकता जो टाइम से बढ़ के है। महीने की कौन सी तारीख है, हफ्ते का कौन सा दिन है, साल का कौन सा महीना है, ये सारी चीज़ों को मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गेट मेथड कॉल करके नहीं निकाल सकता, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी है, ये सिर्फ टाइम वैल्यू को स्टोर करता है। 2:40, 3:04, इस तरीके से। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हो तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। अगर आपको टाइम वैल्यू को प्लस करना है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस मेथड है, माइनस करना है तो माइनस है, प्लस और माइनस के ओवरलोडेड मेथड्स हैं, प्लस आवर्स, प्लस मिनट्स, माइनस आवर्स, माइनस मिनट। अब एक बात आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझनी है, आप यहाँ पे दिन को प्लस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सिर्फ आवर्स को प्लस कर सकते हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डे यूनिट को सपोर्ट नहीं करेगा। हमारे पास यहाँ पे एक विथ मेथड होता है। विथ मेथड को यूज़ करके हम किसी एक टाइम की फील्ड को सेट कर सकते हैं। जैसे जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तब इमेजिन करो 2:40 हुए थे, तो मैं यहाँ पे घंटे की वैल्यू को 4 सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे विथ मेथड को यूज़ करके कर सकता हूँ। विथ मेथड को यूज़ करके मैं डे सेट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ टाइम कर सकता हूँ। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उसी टाइप के यूनिट को और फील्ड को सपोर्ट करेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास दो टाइम के ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए इज़ आफ्टर वाला मेथड है, इज़ बिफोर वाला मेथड है। सबसे इम्पॉर्टेंट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ड्यूरेशन है हम लोग पता लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लोकल टाइम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ प्लस कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा लोकल टाइम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ माइनस कर देता हूँ। तो इन दोनों के बीच में कितना ड्यूरेशन है वो मैं यहाँ पे अनटिल मेथड को यूज़ करके पता लगा सकता हूँ। जब हम लोग अनटिल मेथड को कॉल करते हैं तो मुझे यहाँ पे एक टाइम की यूनिट भी देनी पड़ती है कि दोनों में जितना भी डिफरेंस है मुझे मिनट्स में जानना है या सेकंड्स में जानना है। एक केस में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, दूसरे केस में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जो ऑब्जेक्ट छोटा है तो वहाँ से बड़े ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए टाइम का एडिशन करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जो ऑब्जेक्ट बड़ा है तो बड़े से छोटे तक जाने के लिए हमें टाइम को माइनस करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मुझे इस टाइप का आउटपुट दिख रहा है। सबसे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो टाइम यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद हमने प्लस माइनस कर रखा था तो वो सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे प्रिंट हो गई। एक बात यहाँ पे समझने की है, ये रिवॉल्व करेगा 24 घंटे में। जैसे अगर आप 24 घंटे ऐड कर दोगे तो ये अगले दिन वाला टाइम दिखा देगा, डेट नहीं होगी उसके पास, लेकिन ये 24 घंटे में रिवॉल्व करता रहेगा ये वाला ऑब्जेक्ट। 23 के बाद 0 के बाद वापस 1 2 3 23 फिर 0। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें यहाँ पे टाइम डिफरेंस पता चल रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है। छोटे से बड़े में जाने के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट हुई है, बड़े से छोटे तक आने के लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू प्रिंट हुई है। ये वही यूनिट्स हैं जो यूनिट्स आपने उससे मांगी है। जैसे हम लोग मिनट्स में मांगेंगे तो हमें यहाँ पे मिनट्स दिख रही हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास लोकल डेट, तो हम लोकल डेट को समझ लेते हैं जल्दी से। अगेन मैं SRC पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ लोकल डेट डेमो। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं। बना लिया। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले मैं लोकल डेट का ऑब्जेक्ट निकाल के लाता हूँ। तो अगेन ऑब्जेक्ट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे नाउ मेथड को कॉल करना है। नाउ मेथड के अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ऑफ मेथड भी होता है। ऑफ मेथड को यूज़ करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली किसी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डेट का ऑब्जेक्ट निकाल के ले आऊँगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम इनको प्रिंट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोकल डेट के अंदर सिर्फ डेट होती है, यहाँ पे कोई टाइम नहीं होता है। अगर आपको किसी का बर्थ डे स्टोर करना है तो आप लोकल डेट में करोगे। 1 जनवरी 2004 को किसी का बर्थडे है तो आप लोकल डेट को यूज़ करोगे, वहाँ पे टाइम का कोई मतलब नहीं होता है बर्थडे को स्टोर करने में। इस क्लास के अंदर भी सिमिलर टाइप के मेथड है जो हमने लोकल टाइम में देखे थे। अगर आपको किसी टाइम के फील्ड की वैल्यू को निकालना है तो आप यहाँ पे गेट मेथड को कॉल करो। मैं यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे डे ऑफ मंथ निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसी फील्ड की वैल्यू ही निकाल सकता हूँ जो डेट के ऊपर चले। डेट के ऊपर चले मतलब जैसे कि डे ऑफ मंथ कौन सा है मैं निकाल सकता हूँ, साल का महीना कौन सा है मैं निकाल सकता हूँ, हफ्ते का दिन कौन सा है मैं ये निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आवर ऑफ डे नहीं निकाल सकता। अगर मैं आवर ऑफ डे को निकालने का ट्राई करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास प्लस मेथड है, माइनस मेथड है, माइनस आवर्स, माइनस डे,
ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डॉट ऑपरेटर को लगा के आपको यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिखेंगे। ये सभी मेथड्स का कंसेप्ट वही है जो हमने अभी तक समझा है। आप सिर्फ उसी यूनिट को प्लस कर सकते हो जो इसमें सपोर्टेड है। आप यहाँ पे आर को प्लस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे आर को माइनस नहीं कर सकते। हम यहाँ पे डे को प्लस कर सकते हैं, वीक को प्लस कर सकते हैं, महीने को प्लस कर सकते हैं, इनको हम माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास विथ मेथड भी है। विथ मेथड को यूज़ करके हम किसी एक टाइम फील्ड को वैल्यू सेट कर देते हैं। जैसे कि मुझे डे ऑफ मंथ सेट करना है 15। जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तब अलग वैल्यू होगी, लेकिन अभी मैंने उसके अंदर 15 सेट कर दिया। दो डेट को आपस में कंपेयर करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे मेथड है। इज बिफोर मेथड है, इज आफ्टर मेथड है। यहाँ पे हमारे पास अनटिल मेथड भी है। मैं यहाँ पे एक डेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे दूसरा डेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। दोनों को कंपेयर करने के लिए, दोनों के बीच में कितना ड्यूरेशन है निकालने के लिए मैं यहाँ पे अनटिल को कॉल करता हूँ। और जब मैं अनटिल को कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे यूनिट देनी पड़ेगी। तो मेरे को यहाँ पे दिन में पता करना है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अगेन आप यहाँ पे घंटों में पता नहीं कर सकते, क्योंकि इस डेट ऑब्जेक्ट के अंदर घंटों वाली वैल्यू है ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। अभी मैं फटाफट कोड लिख रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट वही है जो हमने अभी तक समझा है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। ये आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है, जो भी आपने ऊपर मैनिपुलेशन करा होगा उसके हिसाब से आपको आउटपुट दिख रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कोड मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, आप एक बार अपने लैपटॉप पे रन करने का ट्राई करो। एक बार अगर आपने कोड रन कर लिया तो आप ये सारे कंसेप्ट को बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। इसके बाद हमारे पास एक क्लास और है, लोकल डेट टाइम, तो हम उसको समझ लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूँ, एसआरसी पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ लोकल डेट टाइम डेमो। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं। बना लिया। मेन मेथड बनाने के बाद मैं यहाँ पे नाउ मेथड को यूज़ करके लोकल डेट टाइम का ऑब्जेक्ट निकाल के ले आता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक ऑफ मेथड भी होता है। ऑफ मेथड के अंदर मैं डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ को पास करके ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूँ। साल को पास कर दिया मैंने, महीना, दिन, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास डेट और टाइम दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम जोन नहीं होता है। डेट और टाइम की कोई भी यूनिट के ऊपर आप खेल सकते हो, कोई भी फील्ड की वैल्यू को आप निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डे ऑफ मंथ निकाल लेता हूँ, मंथ ऑफ ईयर निकाल लेता हूँ, हफ्ते का दिन कौन सा है वो मैंने निकाल के प्रिंट कर दिया, साल का कौन सा हफ्ता है, जैसे एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं तो कौन सा हफ्ता है ये, वो निकाल के मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। दिन का घंटा कौन सा है, 12 बजे है, 4 बजे है, वो मैं निकाल के यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो ये जो गेट मेथड है ये उसी तरीके से काम करेगा जो हमने अभी तक समझा है। बस यहाँ पे सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, टाइम जोन को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं टाइम जोन निकालने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा। मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर मैं यहाँ पे ऑफसेट सेकंड्स को निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन कैच करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके लिखता हूँ करेक्ट एक्सेप्शन। यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिलेगी क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइम जोन की वैल्यू नहीं होती है। बाकी आप इसके ऊपर प्लस कर सकते हो, किसी भी चीज़ को प्लस कर सकते हो, घंटों को प्लस कर सकते हो, सेकंड को प्लस कर सकते हो, मिनट को प्लस कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो आप। इसी तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हो। ये सारे मेथड्स आप लोग रन करके देख लो। दोस्तों यहाँ पे एक मेथड इंपॉर्टेंट है, एट जोन। इसके अंदर मुझे एक जोन आईडी का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। जोन आईडी आपकी एक क्लास है, उसके ऊपर एक स्टैटिक मेथड है ऑफ। ऑफ मेथड के अंदर आप टाइम जोन को स्पेसिफाई करोगे। मैंने यहाँ पे यूटीसी ऑफसेट में टाइम जोन को स्पेसिफाई कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे अमेरिका / न्यूयॉर्क लिख के भी टाइम को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये एट जोन वाला मेथड करता क्या है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे लोकल टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा कंप्यूटर जिस टाइम जोन में होगा उसका लोकल टाइम निकल के आ गया हमारे पास। उस टाइम को मैंने किसी और टाइम जोन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैं टाइम जोन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा लोकल टाइम नहीं बदलेगा, मेरा सिर्फ टाइम जोन बदल गया। एट जोन वाला मेथड आपको जोन्ड डेट टाइम रिटर्न करता है। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लोकल डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसको प्रिंट कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग जोन डेट टाइम वाले ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट कर देते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ऊपर वाला आउटपुट तो हम बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले ये नीचे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, आपको लोकल डेट टाइम प्रिंट हुई है। मैं IST में हूँ, मेरे IST में ये अभी टाइम है। उसके बाद हमने यहाँ पे जोन डेट टाइम को प्रिंट कर रखा है, तो वो भी हमें यहाँ पे प्रिंट हो रखा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, टाइम में कोई चेंज नहीं आया है।
एट जोन वाला मेथड क्या करता है, लोकल डेट टाइम को लेता है और उसको किसी दूसरे टाइम जोन में ले जाता है। उस टाइम जोन में भी टाइम वही होगा जो लोकल डेट टाइम में टाइम है, बस ये टाइम जोन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर ऐड कर देता है और हमें यहाँ पे जोन डेट टाइम का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये मैंने स्पेशली आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है कि अमेरिका अगर इंडिया से 12 घंटे पीछे है तो लोकल डेट टाइम का जो भी टाइम है उसमें से 12 घंटे माइनस हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हमें आज की डेट को जो इंडिया में है उसको अगर यूएस में कन्वर्ट करना है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको समझ लो, एट जोन वाला मेथड बस टाइम जोन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास और बचा हुआ भी आउटपुट है। सबसे ऊपर जाते हैं हमें यहाँ पे सबसे पहले लोकल डेट टाइम जो हमने प्रिंट कर रखा था वो दिख रहा है। फिर हमने यहाँ पे ऑफ मेथड को यूज करके जो भी ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी वैल्यू दिख रही है। हमने यहाँ पे टाइम के फील्ड को निकाल रखा था, हमें उसकी वैल्यूज दिख रही है। प्लस माइनस करके हमने टाइम मैनिपुलेशन करा था, हमें वो भी दिख रहा है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक क्लास और है जोन्ड डेट टाइम, तो इसको समझते हैं। इसके लिए मैं एक अलग क्लास बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाउ मेथड को कॉल करके जोन डेट टाइम का ऑब्जेक्ट निकाल के ले आता हूँ। तो मेरा कंप्यूटर जिस भी टाइम जोन में होगा उस टाइम जोन के हिसाब से हमें यहाँ पे जोन डेट टाइम का ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं चाहूँ तो किसी और टाइम जोन में भी टाइम निकाल सकता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जोन आईडी का ऑब्जेक्ट बनाना है। जोन आईडी आपके टाइम जोन को ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो जोन आईडी के अंदर एक स्टैटिक मेथड है ऑफ, आप उसको कॉल करो, आपको यहाँ पे जोन आईडी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगेन आप यहाँ पे दो तरीके से टाइम जोन को स्पेसिफाई कर सकते हो। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने की है, जब आप ऑफसेट के फॉर्म में जोन को स्पेसिफाई करोगे तो आपको यहाँ पे 0 लगाना मैंडेटरी है, जैसे 0530, 0430। एक बार जब हमारे पास जोन आईडी का ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को नाउ मेथड के अंदर पास कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये जोन डेट टाइम का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो अभी मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये आपको इस टाइम जोन में टाइम दिखाएगा, जो भी मैंने टाइम जोन स्पेसिफाई कर रखा है। उस टाइम जोन में अभी करंटली क्या टाइम हुआ है जब आपने नाउ मेथड को कॉल करा है वो टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। हम एक काम करते हैं, इन दोनों को प्रिंट करते हैं। सबसे पहले IST वाले टाइम को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, उसके बाद दूसरे टाइम जोन वाले टाइम को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। इंडिया में फिलहाल ये टाइम हुआ है, उस वाले टाइम जोन के अंदर ये वाला टाइम हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डॉट ऑपरेटर लगा के यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास उसी टाइप के मेथड अवेलेबल है जो हमने अभी तक देखे थे। प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एट जोन है। यहाँ पे हमारे पास विथ मेथड भी है, अनटिल मेथड है, प्लस आवर्स, माइनस आवर्स, प्लस डेज, माइनस डेज। आप ये सारे मेथड्स को एक बार घर पे रन करने का ट्राई करो। यहाँ तक की कहानी तो सिंपल है, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए और उसके ऊपर कुछ खेला, हमने प्लस करा, माइनस करा। अब हम लोग दो और क्लासेस हैं, ड्यूरेशन और पीरियड, उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्यूरेशन क्लास के लिए एक नई क्लास बना लेता हूँ। सबसे पहले ड्यूरेशन क्लास आपके सेकंड्स में ड्यूरेशन को स्टोर करती है। तो ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऑफ मेथड को यूज़ करो तो आपको ये ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑफ मेथड के अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है। जैसे कि आपको एक दिन का ड्यूरेशन बनाना है तो आप ऑफ डेज को यूज़ करो, मिनट्स का बनाना है तो आप ऑफ मिनट्स को यूज़ कर सकते हो। ऑफ मेथड की यहाँ पे हमारे पास एक जर्नल फॉर्म अवेलेबल है। ये एक टाइम यूनिट को लेता है और टाइम यूनिट की वैल्यू को लेता है, जैसे कि 7 दिन। ये 7 दिन की वैल्यू को भी आपके सेकंड में ही स्टोर किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ड्यूरेशन क्लास सेकंड के ऊपर खेलती है। तो जिस भी ड्यूरेशन का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस ड्यूरेशन के करस्पॉन्डिंग सेकंड्स को स्टोर किया जाएगा। एक दिन में इतने सेकंड होते हैं तो 7 दिनों में इतने सेकंड होंगे, तो ये ड्यूरेशन क्लास के अंदर इतने सेकंड स्टोर हैं। ड्यूरेशन क्लास के ऊपर एक मेथड होता है जिसको यूज़ करके हम डायरेक्टली सेकंड्स निकाल सकते हैं कि एक ड्यूरेशन में कितनी सेकंड है। वो मैंने यहाँ पे निकाल के प्रिंट कर दी। ड्यूरेशन क्लास को यूज़ करके हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, दो टाइम ऑब्जेक्ट्स के बीच में ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लोकल डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, करंट ऑब्जेक्ट नाउ। फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर कुछ प्लस माइनस कर देता हूँ वैल्यूज़ को। तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर कितना ड्यूरेशन है अगर मुझे पता लगाना है तो मैं यहाँ पे बिटवीन मेथड को यूज़ करूँगा। बिटवीन में आपके पास एक पहला आर्ग्यूमेंट होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है। अगर पहला आर्ग्यूमेंट छोटा है तो पहले से दूसरे तक जाने में आपको पॉजिटिव ड्यूरेशन ऐड करना पड़ेगा। अगर पहला आर्ग्यूमेंट बड़ा है तो पहले से दूसरे तक जाने में आपको नेगेटिव ड्यूरेशन ऐड करना पड़ेगा। तो
तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेगी। मैंने यहाँ पे दोनों को कर रखा है। अब मैं यहाँ पे दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो ड्यूरेशन प्रिंट हो रखा है। ये स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट हो रखा है। बेसिकली ड्यूरेशन क्लास टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करती है, तो यहाँ पे हमें पीटी दिख रहा है, उसके बाद कुछ वैल्यू दिख रही है। पीटी का मतलब है टाइम पीरियड, और यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू दिख रही है। जो भी हमने ड्यूरेशन बनाया है उतनी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ड्यूरेशन को डायरेक्टली प्रिंट करोगे तो वो इस तरीके से प्रिंट होगा PT00 वाले फॉर्म में। अगर आपको सेकंड निकालनी है डायरेक्टली, तो आप ड्यूरेशन के ऊपर सेकंड वाले मेथड को कॉल करके सेकंड निकाल लो, तो वो आपको एक इंटीजर नंबर ऑफ सेकंड देता है। हमारे कोड को चलने में कितना टाइम लगता है हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंस्टेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ। मैं यहाँ पे अपने थ्रेड को 1 सेकंड के लिए स्लिप कर देता हूँ। स्लीप वाला मेथड हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो मैंने यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन करके लिख दिया मेन मेथड के अंदर। फिर मैं यहाँ पे दूसरा इंस्टेंट का ऑब्जेक्ट निकालता हूँ। ओके, अब इन दोनों के बीच में कितना ड्यूरेशन पास हुआ है वो मैं बिटवीन मेथड को कॉल करके निकाल सकता हूँ। तो बिटवीन मेथड जो होता है ये आपका टेम्परल का ऑब्जेक्ट लेता है। लोकल डेट टाइम, इंस्टेंट, लोकल टाइम, लोकल डेट, जोन डेट टाइम, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स टेम्परल टाइप के होते हैं। टेम्परल मतलब टाइम एक तरीके से। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, तो थ्रेड को स्लीप होने में जो भी ड्यूरेशन है वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट हो गया। टाइम ड्यूरेशन से खेलने के लिए मोस्टली हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक मेथड्स होते हैं, लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो नॉन स्टैटिक हैं। हम ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा के नॉन स्टैटिक मेथड्स को देख सकते हैं। आप एक ड्यूरेशन को मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ प्लस माइनस करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कंसेप्ट वही है जो हमने अभी तक समझा है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पीरियड क्लास भी होती है। बड़े टाइम यूनिट पे खेलने के लिए हमारे पास पीरियड होती है, तो हम लोग पीरियड क्लास का एक बार डेमो ले लेते हैं। मैं यहाँ पे नई क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाने के लिए आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं पीरियड डेमो। इस क्लास के अंदर हम लोग एक नया मैन मेथड बना लेते हैं। बना लिया। अब अगेन मैं यहाँ पे एक लोकल डेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बनाया। फिर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बनाया मैंने। यहाँ पे मैंने लोकल डेट का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर सिर्फ डेट की वैल्यू है। अब इन दोनों डेट के बीच में कितना पीरियड है वो मैं यहाँ पे पीरियड क्लास को यूज़ करके निकाल सकता हूँ। इसको निकालने के बाद मैं इसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मेरे को ये करेक्ट आउटपुट दिख रहा है। पीरियड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप डॉट ऑपरेटर लगाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मेथड है ऐड टू। ऐड टू वाला मेथड आपका एक टेम्परल का ऑब्जेक्ट लेता है, तो इस पीरियड को मैं किसी एक डेट में ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लोकल डेट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ये हमें रेस्पॉन्स में उसी टाइप का ऑब्जेक्ट देगा जो हमने उसको आर्ग्यूमेंट दिया है। मैंने इसको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में लोकल डेट दिया है, तो हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स में लोकल डेट मिलेगा। तो कंसेप्चुअली यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले हमने दो डेट के बीच में जो पीरियड है वो निकाल लिया। उस पीरियड को हमने इस ऑब्जेक्ट पे ऐड कर दिया, तो हमें यहाँ पे जो नया ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इतना ड्यूरेशन बाद का मिलेगा, इतने पीरियड बाद का मिलेगा। एक काम करते हैं, हम इसको प्रिंट कर देते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, जो भी मेरा पीरियड था वो मेरे लोकल डेट पे ऐड हो गया और एक नई लोकल डेट निकल के आ गई और वो मेरे को यहाँ पे दिख रही है। डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पे और बहुत सारे मेथड्स हैं। प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मतलब ये सारे मेथड्स तो मुझे खुद नहीं पता है, मेरे को सिर्फ कंसेप्ट के बारे में पता है दोस्तों। टाइम की यूनिट, टाइम के फील्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, टाइम जोन्स, दैट्स इट। पीरियड क्लास आप बड़े यूनिट पे खेलने के लिए यूज़ करोगे, दिन के ऊपर खेलना है, महीनों के ऊपर खेलना है, सालों के ऊपर खेलना है। ड्यूरेशन क्लास आप छोटे यूनिट पे खेलने के लिए यूज़ करोगे, दिन से नीचे जो भी यूनिट है, घंटे, मिनट, सेकंड, उसके लिए आप ड्यूरेशन को यूज़ करोगे। पीरियड क्लास आपके डे लाइट सेविंग टाइम को सपोर्ट करती है। जब भी डे लाइट सेविंग स्टार्ट होती है, जब भी डे लाइट सेविंग एंड होती है, वो सब अपने आप मैनेज करता है। आप अगर एक दिन ऐड करोगे तो वो कंसेप्चुअली, लॉजिकली एक दिन उसको ऐड करके देगा। अगर बीच में डे लाइट सेविंग का गैप आता है तो उस गैप को कंसिडर करेगा। हमें इसका कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सब अपने आप ही वो मैनेज कर लेगा। आपको ये ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है कि डे लाइट कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है। आप प्लस माइनस करके जो भी करना चाहते हो, डे लाइट अपने आप कंसिडर किया जाएगा। हमारे पास कौन कौन से टाइम जोन्स अवेलेबल हैं, हम वो सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, हम इसको जल्दी से करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूँ। अब मैंने आपको बताया था हमारे पास एक जोन ID क्लास है। इस क्लास के ऊपर एक मेथड होता है गेट अवेलेबल टाइम जोन्स। ये हमें एक सेट
रिटर्न करता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। जो भी टाइम जोन की आईडीज हैं वो सारी की सारी आईडीज हमें यहाँ पे पता चल गई। ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरीके से पता करें, हम गूगल पे भी जाके किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन का टाइम जोन देख सकते हैं, बट एक चीज़ है, मतलब आप ये सेट के ऊपर डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज़ कर रखा है। स्ट्रीम एपीआई और लैम्डा एक्सप्रेशन, ये कंसेप्ट हम पहले समझ चुके हैं। वीडियो के लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मुझे यहाँ पे सारी की सारी टाइम जोन की वैल्यूज़ दिख रही हैं। अमेरिका न्यूयॉर्क, एशिया टोक्यो, एशिया कलकत्ता। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि हम एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में टाइम को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ। अब अगर आपको एक टाइम जोन को दूसरे टाइम जोन में कन्वर्ट करना है तो दो तरीके होते हैं यहाँ पे दोस्तों। सबसे सिंपल तरीका है आप इंस्टेंट को यूज़ करो। सबसे पहले आप यहाँ पे इंस्टेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू होती है जो आपके इपॉक सेकंड्स को दिखाती है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास एक मेथड होता है एट जोन। एट जोन मेथड के अंदर आपको टाइम जोन की आईडी देनी पड़ती है। तो अगेन मैंने यहाँ पे जोन आईडी डॉट ऑफ करके दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इस टाइम को न्यूयॉर्क टाइम जोन में कन्वर्ट करता हूँ, कर दिया मैंने। उसके बाद मैं इसको आईएसटी में कन्वर्ट करता हूँ, कर दिया मैंने। उसके बाद मैं इसको एशिया टोक्यो वाले टाइम में कन्वर्ट करता हूँ, कर दिया मैंने। तीनों को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। इंडिया टाइम हमारे पास ये है। ये टाइम को उस टाइम जोन में कन्वर्ट कर दिया। अमेरिका वाले में तो ये टाइम है और जापान वाले में ये टाइम है। इंस्टेंट क्लास के ऊपर जो एट जोन वाला मेथड होता है ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है कंपेयर टू जो लोकल डेट टाइम और जोन डेट टाइम में है। यहाँ पे ये एक्चुअल में टाइम को उस जोन में ले जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड्स है। उस नंबर ऑफ सेकंड्स को किस टाइम जोन के हिसाब से आपको टाइम निकाल के लेके आना है वो ये एट जोन वाला मेथड करता है। नेक्स्ट हम लोग टाइम को फॉर्मेट करना समझते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए मैं एक अलग से क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाने के लिए फिर से आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर्मेटिंग डेमो। ओके, अब इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं। बना लिया। फॉर्मेट करने का मतलब है किसी भी एक टाइम के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लोकल डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। बनाया मैंने, नाउ मेथड को यूज़ करके सिंपल ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड होता है फॉर्मेट। मैं यहाँ पे फॉर्मेट मेथड को कॉल करता हूँ। जब मैं फॉर्मेट मेथड को कॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक डेट टाइम फॉर्मेटर के ऑब्जेक्ट को देना है। तो डेट टाइम फॉर्मेटर बहुत सारे अवेलेबल हैं, हम अपना कस्टम भी बना सकते हैं और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेटर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ISO डेट टाइम, ये एक ISO स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से इसको फॉर्मेट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ISO डेट, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेटर है, इसके हिसाब से फॉर्मेट करता हूँ। ये सारे के सारे आपको स्टैटिक अवेलेबल है। डेट टाइम फॉर्मेटर के ऊपर ये स्टैटिक वेरिएबल्स हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे साल प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद हाइफन मंथ, हाइफन डेट, फिर यहाँ पे टी लगा रखा है। उसके बाद आपको टाइम प्रिंट हुआ है 24 आवर फॉर्मेट में। ये ISO स्टैंडर्ड है दोस्तों। ISO स्टैंडर्ड में डेट को इसी तरीके से लिखा जाता है, साल हाइफन मंथ हाइफन डेट, फिर टी लिखना ज़रूरी है। उसके बाद 24 आवर फॉर्मेट में आपका टाइम होता है। अगर मैंने यहाँ पे ISO डेट यूज़ करा है एज ए फॉर्मेटर तो हमें यहाँ पे सिर्फ डेट प्रिंट हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, जोन्ड डेट टाइम को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ये जो भी फॉर्मेट मेथड है ये सारे के सारे क्लासेस में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे एक जोन डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके ऊपर मैं फॉर्मेट मेथड को कॉल करता हूँ और अगेन स्टैंडर्ड ISO फॉर्मेट में मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, जब हमने जोन डेट टाइम को फॉर्मेट करा तो हमें यहाँ पे टाइम जोन की भी वैल्यू फॉर्मेट होकर प्रिंट हो रही है। लोकल डेट टाइम में टाइम जोन की कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, तो वहाँ पे टाइम जोन प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये तो हो गए आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेटर्स। हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एक कस्टम पैटर्न के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले डेट टाइम फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड होता है ऑफ पैटर्न, आप इसको कॉल करो। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पैटर्न देना पड़ता है। पैटर्न किस तरीके से देना है, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो जावा ने डिफाइन कर रखे हैं। हम एक बार ये सारे के सारे सिंबल्स को देख लेते हैं।
क्लास के डॉक्यूमेंटेशन में हमें यहाँ पे सारे के सारे सिंबल्स दिख रहे हैं ऊपर की तरफ। ई का मतलब ये होता है, स्मॉल एच का मतलब ये होता है, कैपिटल एच का मतलब ये होता है, स्मॉल डी का मतलब ये है, वाई 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 का मतलब ये है। तो ये सारे सिंबल्स को आप अपने पैटर्न में यूज़ करके किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक पैटर्न लिख देता हूँ। ये मैंने पैटर्न लिखा, तो अब इस पैटर्न के हिसाब से ये फॉर्मेट होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ है। ई का मतलब है डे ऑफ वीक कौन सा है। फिर मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखी है, तो हमें वहाँ पे स्पेस मिलेगी। फिर डी है, डी मतलब डेट। फिर यहाँ पे एल 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 है, एल 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 का मतलब है मंथ, जैसे जनवरी फरवरी। एक्चुअल में जनवरी फरवरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, वहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं होगी 1 2 3 4 ऐसे नहीं होगा। फिर कॉमा लगी है तो हमें कॉमा मिलेगी। फिर मैंने यहाँ पे वाई कर रखा है, मतलब कि हमें यहाँ पे साल प्रिंट होगा। आपको ये जो सिंबल्स हैं इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंटेशन में ये सारे के सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं। ये फॉर्मेटर के ऑब्जेक्ट को अगेन हम फॉर्मेट मेथड में दे सकते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन किया मैंने, मेरे को इस तरीके का आउटपुट दिख रहा है। जो भी मैंने उसको फॉर्मेट दिया था उसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ पे किसी एक टेक्स्ट को स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब है कि जब भी मैं टाइम को फॉर्मेट करूँ तो मुझे उसके अंदर कोई एक रैंडम स्ट्रिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगाऊं, इसके अंदर मैं कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। फिर मैं वापस से ये सिंगल कोट लगा के इसको कंप्लीट कर दिया मैंने। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरा यहाँ पे टाइम फॉर्मेट हो गया। उसके बाद जो मैंने रैंडम स्ट्रिंग दे रखी थी वो एज इज यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो फॉर्मेट करते टाइम पे अगर आपको कोई भी रैंडम स्ट्रिंग्स देनी है तो आप दे सकते हो। आपको सिंगल कोट में उसको एस्केप करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग टाइम को पास करना समझते हैं। पास करने का मतलब है स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में बदलना। तो इसके लिए मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाने के लिए अगेन यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं पार्सिंग डेमो। इसके अंदर हम लोग एक नया मेन मेथड बना लेते हैं। बना लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम की स्ट्रिंग लिखता हूँ। स्ट्रिंग टाइम इज इक्वल टू दिस। अब मुझे इस स्ट्रिंग के हिसाब से अपना एक फॉर्मेटर बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जो भी मैंने स्ट्रिंग दी है उसके करस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे पैटर्न होना चाहिए। वाई 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 हाइफन एम एम हाइफन डी डी। फिर यहाँ पे टी लिखा है तो मैंने यहाँ पे टी लिखा हुआ है। टी को मैंने सिंगल कोट में दे रखा है। फिर 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आर मिनट सेकंड दे रखी है। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर आपके पास डेट भी है, टाइम भी है, तो आप इसको पास करके लोकल डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाहोगे। तो लोकल डेट टाइम के ऊपर एक मेथड होता है पार्स। आप पार्स मेथड को कॉल करो। उसके अंदर आप यहाँ पे स्ट्रिंग दो, कॉमा लगा के फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट दे दो। ये आपको लोकल डेट टाइम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हम इसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। अगर आपके पास किसी और फॉर्मेट में स्ट्रिंग स्टोर है तो आप उसको भी पास कर सकते हो। जैसे इमेजिन करो आपके पास यहाँ पे स्लैश लगा के स्टोर हो रखी है कोई स्ट्रिंग, डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर, फिर स्पेस है, स्पेस के बाद आपके पास टाइम है और आपका टाइम AM PM के हिसाब से है। तो हमें इसको पास करना है। तो अगेन पास करने के लिए हमें इसका करस्पॉन्डिंग एक फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगेन आप ऑफ पैटर्न को यूज करो। हमें यहाँ पे पैटर्न की स्ट्रिंग देनी है। स्ट्रिंग हम उसी स्टाइल में देंगे जिस स्टाइल में हमको पास करना है। जैसे यहाँ पे स्लैश है तो स्लैश के स्टाइल में मैंने यहाँ पे पैटर्न दे रखा है। AM PM लिखा हुआ है तो वो भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। अब अगेन हमारे पास पास मेथड है, लोकल डेट टाइम के ऊपर पास है। आप पास मेथड को कॉल करो। पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपके पास स्ट्रिंग कॉमा लगा के फॉर्मेटर। ये भी हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मुझे बिल्कुल करेक्ट आउटपुट दिख रहा है। इसी तरीके से हम लोग टाइम को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। डेट नहीं है हमारे पास, सिर्फ टाइम है। तो मैं यहाँ पे एक टाइम की स्ट्रिंग बनाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लोकल टाइम के ऊपर पास मेथड को कॉल करता हूँ। स्ट्रिंग दे दी मैंने, कॉमा लगा के फॉर्मेटर दे दिया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके प्रिंट कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन किया मैंने, मेरे को टाइम भी फॉर्मेट होके मिल गया। इसी तरीके से हम लोग टाइम जोन को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपके स्ट्रिंग में टाइम जोन की इंफॉर्मेशन है तो आप उसको भी फॉर्मेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसके अंदर मैं एक टाइम लिखता हूँ। किसी भी एक स्टाइल में मैंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है और लास्ट में मैंने ऑफसेट भी लिखा हुआ है। इस स्टाइल के करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। बनाया मैंने। फिर उसके बाद आपको जोन डेट टाइम के ऊपर पास मेथड को कॉल करना है। पहला आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रिंग कॉमा लगा के फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट। ये आपको जोन डेट टाइम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन किया मैंने, करेक्ट आउटपुट दिख रहा है।
तो पार्सिंग करने का मतलब ये है दोस्तों कि स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में बदलना। जिस स्टाइल में आपके पास स्ट्रिंग होती है आपको उसी स्टाइल का एक फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको करस्पॉन्डिंग क्लास के ऊपर पास मेथड को कॉल करना है। डेट टाइम फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट आप बिल्डर पैटर्न यूज करके भी बना सकते हो। अगर आपको बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करना है फॉर्मेटर के ऑब्जेक्ट पे तो हमारे पास डेट टाइम फॉर्मेटर बिल्डर होता है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। सबसे पहले आप यहाँ पे पैटर्न को सेट करोगे, फिर आप यहाँ पे ऑफसेट स्टाइल को सेट करोगे कि ऑफसेट किस स्टाइल में आती है। तो यहाँ पे HH:MM के स्टाइल में आएगी। अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर ऑफसेट नहीं है तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे रखा है। फिर मैंने यहाँ पे पास लीनियंट मेथड को कॉल कर रखा है। पास लीनियंट का मतलब है कि जो भी आपकी पार्सिंग होगी वो लीनियंट तरीके से होगी। एक तो होता है स्ट्रिक्टनेस, एक होता है थोड़ी सी लीनियंसी दे दी बंदे को। फिर मैंने यहाँ पे केस इनसेंसिटिविटी को कॉल कर रखा है। कहने का मतलब है कि जो भी मेरी स्ट्रिंग पास होगी उसमें केस इनसेंसिटिविटी अप्लाई होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव तरीके से पास होता है बट आप यहाँ पे केस इनसेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप ये टू फॉर्मेटर वाले मेथड को कॉल करो, आपको यहाँ पे फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस फॉर्मेटर के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग एक स्ट्रिंग को पास करते हैं। मैंने यहाँ पे एक टाइम की स्ट्रिंग बनाई, यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई मैंने टाइम की। एक में मेरे पास ऑफसेट है, टाइम जोन की इंफॉर्मेशन है, दूसरे में मेरे पास टाइम जोन की इंफॉर्मेशन नहीं है। इन दोनों को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, हमको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। जो भी ये इतनी सारी कहानी है ना, आपको इतनी सारी कहानी को सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस यहाँ पे कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट दोस्तों बहुत ही सिंपल है। स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में बदलना है, फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, बदल दो। ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्ट्रिंग में बदलना है तो भी आप फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फॉर्मेट मेथड को कॉल करो। एक फॉर्मेट मेथड होता है, एक पार्स मेथड होता है। आपको बस यहाँ पे स्टाइल पे ध्यान देना है बस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम मैनिपुलेशन करना सीखते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने कहा था कोड आपका वीकेंड पे चलना चाहिए, वेडनेसडे को चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं हम उसको समझते हैं। इसके लिए मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाउ मेथड को यूज़ करके एक लोकल डेट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब अगर मुझे डे ऑफ वीक निकालना है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधा एक मेथड होता है गेट डे ऑफ वीक। ये हमें डे ऑफ वीक का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। डे ऑफ वीक आपके पास एक एन्यूम होता है, तो इसके ऊपर हम लोग इफ कंडीशन यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि आज सैटरडे है या संडे है। अब अगर मुझे कोई कोड महीने की आखिरी तारीख को रन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड होता है गेट डे ऑफ मंथ, तो ये हमें तारीख बता देगा। फिर यहाँ पे एक मेथड होता है लेंथ ऑफ मंथ, मतलब जो करंट महीना चल रहा है उसकी लेंथ क्या है। अगर दोनों बराबर है मतलब कि आज महीने की आखिरी तारीख है तो ये मैंने इफ कंडीशन को यूज़ करके यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर रखा है। अगर आपका डे ऑफ मंथ 1 होता है मतलब कि आज पहली तारीख है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि साल के पहले वेडनेसडे को कौन सी तारीख थी तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक मेथड कॉल करो विथ मंथ, इसके अंदर मैंने 1 वैल्यू पास कर दी। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें आपने मंथ की यूनिट को चेंज करके फर्स्ट सेट कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है विथ मेथड को हम लोग देख चुके हैं लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है विथ मेथड का। इसके अंदर आप इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली लिखा क्या हुआ है कंसेप्चुअली। सबसे पहले तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को पहले महीने के ऑब्जेक्ट में बदला, फिर उसके बाद मैंने उस महीने के अंदर पहले वेडनेसडे को लेके आया मैं। तो यहाँ पे ये जो टेम्परल एडजस्टर्स है ये एक स्टैटिक क्लास है हमारे पास, यूटिलिटी क्लास अवेलेबल है। इस क्लास के अंदर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फर्स्ट इन मंथ, लास्ट इन मंथ, और यहाँ पे मैंने डे ऑफ वीक पास कर रखा है। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन करके आप कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे अगर आपको साल का आखिरी संडे निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप नाउ के ऊपर विथ मंथ को कॉल करो और मंथ आप यहाँ पे 12 सेट कर दो। फिर इसके ऊपर आप वापस से विथ को कॉल करो और लास्ट इन मंथ करके आप यहाँ पे संडे दे दो। तो हमें यहाँ पे साल का लास्ट संडे कौन सा था वो पता चल गया, साल का पहला वेडनेसडे कौन सा था पता चल गया, किसी भी महीने में कौन सा हफ्ता कौन सा था हम वो भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा मैनिपुलेशन करके मैंने आप लोगों के लिए कोड अवेलेबल करा रखा है। कंसेप्ट उसके अंदर यही अप्लाई होता है हर एक चीज़ में। यहाँ पे ये जो विथ मेथड है, विथ मेथड के अंदर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से टाइम मैनिपुलेशन को कर सकते हो। कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे डेमो के लिए मैंने 4-5 मैनिपुलेशन करके आपको दिखा रखा है।
अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। अभी साल चल रहा है 2025, तो 2025 का पहला संडे इस तारीख को था, पहला वेडनेसडे ये था, आखिरी संडे इस तारीख को आएगा। इस तरीके से 2024 में क्या था आप पता लगा सकते हो, 26 में क्या होगा, 28 में क्या होगा। बस ये दो मेथड के ऊपर आप खेल के ये सारा काम कर सकते हो दोस्तों। डिटेल्ड कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ तक आते आते हमारा टाइम एपीआई बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमने कंसेप्ट समझ लिया, फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझ लिया और हमने कोड लिख के भी देख लिया। अब यहाँ पे दो बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। नंबर 1, java.time API के अलावा जावा के अंदर कुछ लीगेसी क्लासेस अवेलेबल हैं। java.time API वर्जन 1.8 में आई थी, तो वर्जन 1.8 से पहले जावा में जो भी कोड लिखा जाता था वो लीगेसी क्लासेस को यूज़ करके लिखा जाता था। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक तो डेट क्लास है और एक कैलेंडर क्लास है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार हमें नई क्लास बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास पुरानी क्लासेस थी। लीगेसी क्लासेस के अंदर कुछ इश्यूज़ थे। क्या क्या इश्यूज़ थे? सबसे ख़राब इश्यूज़ के अंदर था कि ये सारे के सारी क्लासेस म्यूटेबल क्लासेस थी। म्यूटेबल होने का मतलब है एक बार ऑब्जेक्ट बन गया, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो जब हम लोग टाइम पे खेलते हैं तो ये एक बहुत ही गलत बात है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद हम यही चाहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं किया जा सके। म्यूटेबल होने की वजह से ये बहुत कंफ्यूजिंग थी यूज़ करने के लिए। थ्रेड सेफ्टी नहीं थी हमारे पास यहाँ पे। टाइम जोन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी। जब हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो भी बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी। ये सारे इश्यूज को देखते हुए जावा ने पूरी की पूरी जावा टाइम एपीआई बनाई। लेकिन अगर आपको ये दोनों क्लासेस कहीं पे दिखती हैं पुराने कोड के अंदर, तो आप समझ जाना कि ये पुराना कोड है भाई। नए कोड के अंदर हम इन क्लासेस को यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो पुरानी क्लासेस हैं ये भी सेम टाइम के कंसेप्ट पे चलती हैं जो आज हमने सीखा है। इसके बाद जावा के अंदर कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी हैं जो टाइम की फंक्शनैलिटी देती हैं। सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी हमारे पास है जोडा टाइम। ये लाइब्रेरी उन्हीं बंदों ने बनाई है जिन बंदों ने जावा टाइम एपीआई बनाई है। तो आपको कहीं ना कहीं पे जोडा टाइम की क्लासेस भी यूज़ होते हुए दिखेंगी, लेकिन नए कोड के अंदर हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी सिर्फ मेंटेनेंस मोड के अंदर है, ये एक्टिवली डेवलप नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप कहीं पे भी नया कोड लिखो तो आपको सिर्फ जावा टाइम एपीआई को ही यूज़ करना है और कुछ करना ही नहीं है। जो भी लीगेसी क्लासेस हैं और जो भी ये जोडा टाइम है ये सब उसी कंसेप्ट पे चलती हैं जो हमने पुराने 2 सेक्शंस में सीखा था। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के वीडियो में हमने जो भी कोड लिखा है सारा का सारा कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।